नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर, करनाल दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएम ने खाटू श्याम संध्या में शिरकत की है। खाटू श्याम के लिए एक बस सेवा की शुरू करने की भी घोषणा की गई है। करनाल से खाटू श्याम के लिए शुरू होगी सीधी बस सेवा। करनाल में खाटू श्याम मंदिर के पास तोरण द्वार बनाने की भी घोषणा की गई और आज कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर, दोपहर बाद रोहतक के लिए रवाना भी होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सीएम ने खाटू श्याम संध्या में भी शिरकत की है और इस दौरान खाटू श्याम के लिए बस सेवा शुरू करने की घोषणा भी की गई, जो करनाल से सीधा जाएगी खाटू श्याम के लिए। ऐसी बस शुरू की जाएगी। करनाल में खाटू श्याम मंदिर के पास तोरण द्वार बनाने की भी घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। उसके बाद रोहतक के लिए रवाना होंगे। कई अहम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर बाद रोहतक के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीएम ने खाटू श्याम संध्या में शिरकत की और इस दौरान एक बड़ा ऐलान किया। खाटू श्याम के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। करनाल से खाटू श्याम के लिए शुरू होगी सीधी बस सर्विस। करनाल में खाटू श्याम मंदिर के पास तोरण द्वार बनाने की भी घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोपहर बाद रोहतक के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महत्वपूर्ण ये दौरा, खाटू श्याम संध्या में उन्होंने शिरकत की है और इसके अलावा यहां पर सीधे बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की गई है, जो करनाल से सीधे खाटू श्याम तक जाएगी। करनाल में खाटू श्याम मंदिर के पास तोरण द्वार बनाने की भी घोषणा की गई है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जो है वो जारी रहेगा। इसे वैधानिक चुनौती दी गई थी इस आरक्षण को, लेकिन सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो 10% आरक्षण दिया गया है वो बरकरार रहेगा। सरकार का फैसला, 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 5 में से 4 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण पर अभी फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। 4 जज अपना पक्ष जो है वो बता चुके हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर मोहर लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 5 में से 4 जज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में अपना फैसला सुना चुके हैं। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के आज फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल हितेंद्र, जब बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुप्रीम फैसला आ गया है और इसे कोर्ट ने एक तरह से बरकरार रखा है। 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसे बरकरार रखने का कोर्ट ने काम किया है और इसमें 5 जो जजेस थे जिनकी पीठ थी, उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक ठहराया है। तो ऐसे में एक ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% जो आरक्षण देने को लेकर तमाम जो बातें उठ रही थी उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपने फैसले से लगाम लगाने का काम किया है। जी, 3 जजों का जो है पक्ष वो सामने आ चुका है, लेकिन 2 जजों का क्या अभी बाकी है या फिर उनका ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ उनका फैसला है?
अगर बात करें तो इस मामले में संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से संवैधानिक और वैध करार इस फैसले को दिया गया है। तो ऐसे में इसे बिल्कुल स्पष्ट माना जाएगा कि जो एक जज हैं जो एस रविंद्र भट्ट, उन्होंने असहमति इसे जताते हुए असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन 4-1 के बहुमत से यह फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। जी वहीं केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलील पेश की गई इस मामले में? जी बिल्कुल, जो केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया कि इसे कुछ जो आम जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से उनके कल्याण के लिए एक बड़ा कदम है, इस तरह की दलीलें वहां रखी गई और इस आरक्षण के पक्ष में तर्क दिए गए, जिसे स्वीकार किया हाईकोर्ट की जो पीठ बनाई गई 5 जजों की, उनमें से 4 ने इसे सही करार देते हुए इस फैसले पर अपने मोहर लगाने का काम किया। जी बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का जो फैसला है वो सामान्य वर्ग के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला लिया गया था। ये आरक्षण जो है वो दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और उसे वैधानिक चेतावनी दी गई थी, वैधानिक चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब इस पर फैसला जो है वो ले लिया गया है। 5 जजों की बेंच में ये सुनवाई हुई, जिसमें से 4 ने अपना जो फैसला सुनाया वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुनाया। 10% आरक्षण अब जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर लगा दी है और केंद्र सरकार की तरफ से भी अपनी दलीलें जो हैं वो पेश की गई, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। चलिए अब बात करेंगे वायु प्रदूषण की। प्रदूषण से कब मिलेगी राहत, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। हरियाणा के भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यूं तो पूरे हरियाणा में ही वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ जो इलाका है वहां पर कुछ ज्यादा ही वायु प्रदूषण जो है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है, वैसे ही फरीदाबाद, गुरुग्राम और वल्लभगढ़ के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ यहाँ पर हो रही है, इससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ तो खांसी और छींक जैसी समस्या जो है उनका भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के बाद लोगों का बुरा हाल है। बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली एनसीआर को इस खतरनाक प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। वायु प्रदूषण का जो स्तर है अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तर जो है वो बना हुआ है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा जो है वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है, तो कई जगहों पर अलग श्रेणी में, लेकिन साफ हवा कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो साफ हवा कहीं भी किसी को भी नहीं मिल रही है। तो हवा जहरीली हो चुकी है दिल्ली एनसीआर की और हरियाणा की। आपको अलग अलग जगहों का वायु प्रदूषण का स्तर भी बता देते हैं। दिल्ली में जहां 353 है, तो वहीं गुरुग्राम में 322 और फरीदाबाद में 369 है, दिल्ली से भी ज्यादा। वल्लभगढ़ में 336, कैथल में 285 और जींद में 266 है। ये वायु प्रदूषण का स्तर आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों का। करनाल में भी 270 है और कुरुक्षेत्र में 216, रोहतक में 198 है। तो ये अलग अलग जगहों का वायु प्रदूषण का स्तर है और जहां पर जितना वायु प्रदूषण का स्तर है वो आप देख सकते हैं। वल्लभगढ़ में 336 है, कैथल में 285 और जींद में 266 तक वायु प्रदूषण का स्तर पहुंचा हुआ है। हालांकि करनाल में कुछ कम 270, कुरुक्षेत्र में उससे कम 216 और रोहतक में उससे भी कम 198 बना हुआ है। तो वायु प्रदूषण का स्तर कितना गंभीर श्रेणी में है वो भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि 0 से 50 तक ही बेहतर होता है। 51 से 100 तक संतोषजनक माना जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जब बढ़ता है तो वो खतरनाक होना शुरू हो जाता है। 101 से 200 के बीच सामान्य, और इससे ज्यादा जहां भी है 201 के बाद 300 वो खराब है, और 301 से ज्यादा जहां पर भी है वो बहुत ज्यादा खराब, और 401 से 500 वो गंभीर श्रेणी में
पहुंच जाता है। हालांकि इससे भी ज्यादा वायु प्रदूषण का स्तर पहुंचा हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो ज्यादातर जगहों पर 301 से 400 के बीच है, यानी कि बहुत खराब हवा में अभी भी सांस लेने को हम लोग मजबूर हैं। खासतौर पर वो लोग जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में रह रहे हैं, चाहे वो गुरुग्राम में रह रहे हैं या फरीदाबाद में रह रहे हैं या फिर बल्लभगढ़ में रह रहे हैं, वो लोग बहुत खराब श्रेणी की हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और इसी की वजह से अनेकों परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र बेनीवाल के पास में जाऊंगा। जितेंद्र, क्या कुछ स्थिति आपको दिखाई दे रही है? कितनी खराब स्थिति में वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो दिखाई दे रहा है? जितेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बात करें तो वायु प्रदूषण की वजह जिस तरह से लगातार स्तर तो बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से बात करते हैं प्रदूषण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुक्रवार की बात करते हैं, शुक्रवार को जो पोल्यूशन का जो स्तर था AQI 480 के पार था, तो कहीं ना कहीं जो हवा के चलते कुछ पोल्यूशन तो घटा है। तो बल्लभगढ़ की बात करें, बल्लभगढ़ 336 तो हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति अभी खतरनाक है। जो पोल्यूशन काफी लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लोग है काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के चलते हमारे साथ डॉक्टर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से। डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके कैसे ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है? जब से ये दीपावली के बाद का जो मौसम है, इसमें जैसे आतिशबाजी करते हैं कुछ लोग, जैसे पराली जलाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड है वहां से धूल उठती है, तो ये जो मौसम है आजकल का इतना दूषित है कि जो ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, 10 से 15%। तो जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनको अस्थमैटिक पेशेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत इस मौसम में बढ़ जाती है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, छाती में जकड़न, ये सारी समस्याएं लेके लोग रोज ओपीडी में आते हैं। तो इस तरह के पेशेंट हैं। तो इसके क्या उपाय क्या है? इसके भाई उपाय ये है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें, एक तो सलाह ये दी जाती है कि जो मास्क के बगैर बाहर ना निकले हम। जो मरीज पहले से ही सांस के मरीज हैं, सांस लेने में दिक्कत है, कोई पहले से दवाई चल रही है, वो सुबह सैर पे ना निकले, घर से तभी निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, और मास्क का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें। तो जो लगातार जो पोल्यूशन का स्तर काफी बढ़ रहा है, तो लोगों को लगातार मुंह पे मास्क लगे, तो कहीं ना कहीं सरकार कहाँ इसमें कमी देखने को मिली जिस तरह से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है? नहीं, अगर लोग घर से मास्क लगा के निकलेंगे तो काफी हद तक इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा, बचाव मिल सकेगा। तो यही सलाह दी जाती है भाई अपना घर से कम निकलें, जरूरत होने पर निकलें और मास्क लगा के निकलें। तो कहीं ना कहीं जो हितेंद्र, जिस तरह से डॉक्टर है वो भी साफ तौर पर सावधानी बरतने के लिए लोगों से कह रहे हैं कि घर से जो बाहर निकले मुंह पे मास्क लगा के निकले, और अपने कहीं ना कहीं जो लोग है का भी शहर का भी प्रयोग करें जो सुबह उठकर। जी अजय मेहता भी हमारे साथ बने हुए हैं फतेहाबाद से। अजय, जिस तरीके से आपने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भेजी थी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जहां पराली जलाने के मामले सामने आए, उसमें दूसरे स्थान पर है फतेहाबाद। वहां प्रदूषण का स्तर क्या कुछ कह रहा है? किस तरह की लोगों को परेशानी हो रही? देखिए, प्रदूषण के स्तर की अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल के अंदर देखें तो फतेहाबाद का प्रदूषण स्तर पहले से बेहतर हुआ है। देखिए, हालांकि मॉडरेट लेवल पे है, लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर 500 के जो अति गंभीर श्रेणी होती है, 500 का स्तर होता है, उसको भी क्रॉस कर गया था। लेकिन अभी जो है आज का अगर बात कर दे तो आज लगभग 140 के आसपास बना हुआ है प्रदूषण का स्तर। और कहीं ना कहीं ये जो है अभी हाल ही में जो हवा चली है, और हवा, तेज हवाओं की वजह से हो सकता है कि ये हवा धुआं छटा हो, लेकिन जो स्टबल बर्निंग है, जो जितने भी पराली का जलना है वो लगातार जारी है। इसको लेकर के जो गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, ये एक बड़ी वजह थी। जो फतेहाबाद के आसपास का जो इलाका था वो प्रदूषित हो चुका था। एक यहाँ एक बड़ी वजह और भी निकल के आई थी, क्योंकि फतेहाबाद पंजाब से सटा हुआ एरिया है और पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर पराली जल रही थी। उस वजह से लगभग पिछले 6 से 7 दिन लगातार ऐसा जहरीला धुआं फतेहाबाद के आसमान में छाया रहा था। आज कुछ छटा है और AQI का लेवल भी कुछ कम हुआ है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी जो है मॉडरेट है, अभी ये अच्छी श्रेणी के अंदर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को जो है प्रदूषित हवा जो है अभी भी तंग कर रही है। लोगों के अंदर अभी भी जो आंखों में इरिटेशन है या गले की प्रॉब्लम है या फिर एलर्जिक प्रॉब्लम है, वो अभी भी परसिस्ट हो रही है। ये तमाम जो चीजें हैं, जब तक वायु प्रदूषण का स्तर बिल्कुल नॉर्मल नहीं आएगा तब तक जो है ये चीजें सुधरने वाली नहीं है।
लेकिन एक चीज और भी है हितेंद्र, देखिए अभी जो मौसम विज्ञानी कह रहे हैं वो एक WD एक पश्चिम विक्षोभ जो है आज से असर दिखाना शुरू करेगा और आने वाले 2-3 दिन तक हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के अंदर ये WD अपना असर दिखाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर बरसात होती है तो ये प्रदूषण का स्तर और भी कम हो जाएगा। जी, इसके अलावा गगन सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं पिहोवा से। गगन, क्या कुछ स्थिति है, क्या प्रदूषण का स्तर कुछ सुधरा है या फिर अभी भी बढ़ रहा है प्रदूषण? हितेंद्र, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से काफी दिनों से जो प्रदूषण काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हॉस्पिटलों के अंदर कहीं ना कहीं जो मरीज है जो अधिकतर जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो मरीज आ रहे हैं तो तकरीबन जिस तरह से आंखों में जलन और गले में खराश की जो इन्फेक्शन को लेकर हॉस्पिटलों में लंबी लंबी जो लाइनें जो देखने को मिल रही है। और हमारे साथ डॉक्टर संग्राम मौजूद है, उनसे भी जानेंगे सर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है और देखा जाए तो ओपीडी में मरीजों की संख्या अधिकतर बढ़ने को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, आपका बड़ा स्वागत है हमारे हॉस्पिटल CSC पिहोवा में। मैं डॉक्टर संग्राम सिंह। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि एयर पॉल्यूशन जैसे बढ़ेगा उसमें कई चीजों की गैस की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये सब गैसेस बढ़ जाती हैं। और बढ़ती भी किन कारणों से हैं? इस मौसम में एक तो सर्दी का मौसम आने लग रहा है, उससे थोड़ा सा वेदर उसमें एयर चलना बंद हो जाता है और सारा कुछ एक जगह पे कंसंट्रेट हो रही है। और इसमें हमारा व्हीकल कंबशन भी है, होम कंबशन भी होता है, जैसे कि गैस वगैरह ये सब कुछ होता है। तीसरा, अभी ये फसल कटने का टाइम होता है तो इसमें ये स्टबल बर्निंग जिसे हम कह देते हैं या फसल पराली जलाना भी, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस वजह से काफी ज्यादा ना इसमें हमारा जो पॉल्यूशन है एक लेवल पे जाके काफी ज्यादा जाके एक स्टेबल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब भी अब इसमें आप लगा लो, आप डिजीज वगैरह लगा लो, तो जब भी पहले तो आदमी ऑक्सीजन ही लेगा, अब ऑक्सीजन ही आपके पॉल्यूशन में ज्यादा गैसेस दूसरी होगी तो वो लेगा तो उसमें उसको सांस की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, गले में खराश हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अगर कोई पहले ही क्रॉनिक बीमारी है, TB का पेशेंट है या उसको COPD वगैरह ऐसे कोई पेशेंट को अस्थमा की दिक्कत है तो उसको ये दिक्कतें होने लग जाती हैं दोबारा, क्योंकि वो प्योर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है। हमारा जैसे कि अब लगा लो हेल्थ में, वैसे तो रेस्पिरेशन की दिक्कत आएगी तो आपको हार्ट की भी दिक्कत आएगी, उससे भी सांस की दिक्कत आएगी, आपको ब्रेन स्ट्रोक की भी दिक्कत आ सकती है। और जो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिस तरह की भी, उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारा जो एयर पॉल्यूशन है हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रख के हमें कम से कम इन जो जगह पे है धुआं है, अगर घर में हम कोई ऐसा भी रेगुलर कोई लकड़ी जला रहे हैं या ऐसा कुछ करना है, उनसे हमें बचना चाहिए। और किसानों को भी अपना ये स्टबल बर्निंग से या इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और कोई ऑल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखिए मरीजों की संख्या अधिकतर जो है हॉस्पिटलों में देखने को मिलती है, किस तरह के बचाव भी करने चाहिए? बचाव में सर पहला बचाव तो प्रिकॉशन ही है। अगर आप धुएं के पास ही ना जाओ या धुएं के साथ ही ना बैठेंगे तो आपको वैसे ही प्रिकॉशन होगी, धुआं आपको लेने में कम पड़ेगी। तो दूसरा होता है कि इसको अगर हम अपना उस धुएं को अंदर छाती में जाने से या लंग्स में जाने से उसको बचाएं, उसके लिए आप मास्क लगा सकते हो या मुंह पे कपड़ा बांध सकते हो जिससे कि धूल मिट्टी या उससे गंदा पॉल्यूशन आपके अंदर ना जाए। और तीसरा होता है कि हम पानी का छिड़काव बहुत जरूरी है। अगर आप पास हो तो आप पानी का छिड़काव कर सकते हो, उससे धुआं थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको बेटर हुई ऑक्सीजन जो आएगी वो पहले से बेटर फील हो। हितेंद्र, देखिए बताया जिस तरह से डॉक्टर साहब ने किस तरह से जो हवाओं के अंदर अलग अलग जो है अलग अलग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से
जो गैसेज वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से काफी बीमारियां जो है हो जाती है लोगों। जिस तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटलों के अंदर लंबी लंबी जो लाइनें जो है देखने को मिल रही है, तकरीबन जो है देखने को मिल रहा है कि लोगों की आंखों में इन्फेक्शन और देखा जाए तो गले में खराश की प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। इसको लेकर भी हॉस्पिटलों के अंदर जो है लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए फतेहाबाद से। अजय, क्या फतेहाबाद में भी ऐसी ही कुछ स्थिति है? क्या वहां पर भी ऐसे ही ओपीडी में जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है अब? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले दिनों के अंदर जो हाई स्तर रहा था प्रदूषण का, उसको लेकर के जो गंभीर श्रेणी के पेशेंट हैं, जिनको क्रॉनिक पेशेंट्स बोल देते हैं, उनकी लगातार ओपीडी बढ़ी है, बच्चों की ओपीडी बढ़ी है। फिजिशियन के पास है, ईएनटी के पास है, और जो है आई स्पेशलिस्ट के पास है। खासकर ये 3 तरह के जो है ये पेशेंट लगातार बढ़े हैं, जिनमें सीओपीडी के पेशेंट है, सांस के पेशेंट हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी भी जो है एलर्जिक पेशेंट जो है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम है। जो ओपीडी की संख्या देखें तो पिछले एक हफ्ते की बनस्पत जो है ये कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी यही हालत देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी यही हालत देखने को मिल रही है, खासकर सांस के रोगियों की और आंखों के रोगियों की। जी, इसके अलावा गगन, मैं आपको रुक करूंगा। यहाँ पर अगर पिहोवा की बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में, कितनी मात्रा में यहाँ पर जो ऐसे पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बताना चाहूंगा कि हाल ही में ओपीडी जो होती थी सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए या प्राइवेट की, तो कहीं कुछ लोग जिन्हें सांस की प्रॉब्लम या जिस तरह से आईज इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती थी तो ये देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर जो अब जो है बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, इनकी संख्या जो है हॉस्पिटलों में अधिक जो है देखने को मिल रही है। तकरीबन जो है बच्चों को खांसी की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है और आंखों में जलन की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ओपीडी लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इसके अलावा डॉक्टर साहब से ये पूछने की कोशिश कीजिए गगन कि जो युवा हैं जिनको नौकरी पर जाना होता है हर दिन, या जो रोजगार करते हैं या स्वस्थ है, उनको कितना प्रभावित करता है वायु प्रदूषण? बिल्कुल उनसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए तो जो युवा वर्ग है जो डेली रूटीन में अपनी जॉब वगैरह करता है, तो उनको कितना इसका, जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है तो उनका कितना इफेक्ट इसका उनको पर पड़ेगा? सर, इसके जो इफेक्ट का है वो तो ये है कि आपके सिटीज में कितना आपका पोल्यूशन किस हिसाब से क्या है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि डेली आप न्यूज में भी दिखाते हैं AQI इंडेक्स, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो, उसमें भी कई 5-6 तरह के वो होते हैं। अगर आपके शहर में अच्छा है, वातावरण अच्छा है, ऑक्सीजन अच्छी है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो अगर आप युवा वहां जा भी रहे हैं कुछ काम के लिए अच्छी जगह पे, तो वहां पर कम होगा। जहां पर धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और प्राणी वगैरह या कुछ भी कोई जल रही है कोई चीज या कुछ भी है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन है, तो वहां पर एयर क्वालिटी कम होगी तो उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इससे बेटर है मतलब वही प्रिकॉशंस लेना ही हमारा सबसे बेटर समाधान है इसके लिए। अदरवाइज जैसे कि आप लगा लो, अगर पेहुआ में लगा लो आप या कहीं भी लगा लो, तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बिल्कुल गगन, तरह के इंडेक्स होते हैं। बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर साहब से भी दिलवाई। और अजय मेहता, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़े थे बल्लभगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रदूषण से कब मिलेगी राहत, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।